कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में अब The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. एलेनर रोजवेल्ट की बहुत सुंदर लाइन है। ऐसे ही अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करने वाला एक नवयुवक आज से करीब 24 वर्ष पूर्व अपने इरादों के अश्व पर आरोहण करता हुआ भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। कदम कदम बढ़ते गए, राह रोशन होती गई और एक समय ऐसा आया कि उस नवयुवक ने इतिहास के पन्नों पर अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर कर धराधात्री को धन्य कर दिया। सफर पे जो निकल गए तो सूर्य कितने ढल गए, उम्मीद की किरण से एक दीप कितने जल गए। निगाह में सवाल थे मगर सपन विशाल थे, जमी को कैद कर लिया अब आसमां पे पर चले। जो चल पड़े रुके नहीं, कोई हो फिर पहर चले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोल्डन थ्रेड में हर दिन हम आपसे समाज के, देश के नायाब रत्नों से रूबरू करवाते हैं, उनकी जीवन यात्रा को जानकर प्रेरणा पाथेय प्राप्त करते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपका होस्ट हस्तिमल बांठिया आज आपसे परिचय करवाऊंगा एक ऐसे नौजवान रॉकेट साइंटिस्ट से जिन्होंने पिछले वर्ष नासा के एक रॉकेट मिशन का सफल नेतृत्व किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नवयुवक हमारे महावीर इंटरनेशनल परिवार का प्रतिभा प्रसून है। आइए स्वागत करते हैं रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर आरोह बड़जात्या जी का। आरोह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय महावीर। नमस्कार, जय जिनेंद्र सभी को भाई। जय जिनेंद्र। आरोह जी, आपकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। और शुरुआत करते हैं, हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपके बचपन के बारे में, आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें हमें। जी ज़रूर, आप जो भी पूछें मैं उसका उत्तर देता हूं। पर सबसे पहले तो मैं आपको एमआई के गोल्डन जुबली के लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे एमआई को तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर हाँ एमआई वडोदरा चैप्टर को जानता हूँ पिताजी और माँ के थ्रू। और एमआई वडोदरा ने ग्रास रूट से जो एजुकेशन में एफर्ट किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं खुद भी प्रोफेसर हूँ, एजुकेशन में हूँ,
समाज का और सभी का उद्धार बेहतरीन पढ़ाई और संस्कार से ही शुरू होता है। तो और बड़ोदरा चैप्टर के भी 25 साल कंप्लीट हुए हैं, तो उनको भी बहुत-बहुत बधाई। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू आरव जी। थोड़ा अपने परिवार के बारे में और बचपन के बारे में हमको बताएँ। मेरे परिवार में पिताजी वो केमिकल इंजीनियर, माँ हमारी होममेकर, उन्होंने ही सारे कान मरोड़े हैं और पढ़ाई कराई है। मेरी सिस्टर मैकेनिकल इंजीनियर है, वो बड़ौदा में है पिताजी और माताजी के साथ में। मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है, वो मैथमेटिक्स में है, और वो भी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी 14 साल की अभी, अप्रैल में हुई, 8th ग्रेड ख़त्म करेगी, और मेरे ट्विन्स बॉयज़ हैं जो अभी 6th में हैं, 11 साल के। तो बेचारे घर बैठ के सिर्फ साइंस और मैथ ही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि पापा मम्मी वही पढ़ाते हैं। और पिताजी काफ़ी जगह रहे, मतलब अपने काम के थ्रू, क्योंकि केमिकल इंजीनियर थे। तो मेरा भी पढ़ाई-लिखाई काफ़ी जगह हुई। बचपन में उज्जैन में थे, फिर हैदराबाद में रहे, फिर थोड़ा समय महाराष्ट्र में रहे। उसके बाद में मैं जयपुर चला गया था, तो मैं छठी कक्षा से ही अलग रह रहा हूँ। छठी कक्षा में मैं जयपुर चला गया था, अपने नाना जी के पास में उनका स्कूल था वहाँ पे, प्रेम शांति पब्लिक स्कूल। पापा मम्मी थाईलैंड चले गए थे। मेरी सिस्टर बहुत छोटी थी तो वो थाईलैंड गई थी। फिर 2-3 साल जयपुर में पढ़ाई करने के बाद में फिर मैं पिलानी गया, पिलानी से हाई स्कूल किया, पिलानी ख़त्म हुआ, फिर सोलापुर से इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और एक बार मेरी बैचलर्स ख़त्म हुई तो फिर अमेरिका आ गया अपनी मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए, और स्कूल से मन नहीं भरा तो विद्यार्थी होने के बाद में प्रोफेसर बन गया। तो अब बचपन से लेके अभी तक स्कूल में ही हूँ, काम तो एक भी दिन नहीं किया। सो नाइस सर। और परिवार के बारे में और क्या बताऊँ? बाकी मेरा जो बड़ा परिवार है सब जयपुर में ही है, नाना जी के साइड से। पिताजी के पक्ष के घर परिवार वाले भी कुछ जयपुर में हैं, कुछ नीमच और किशनगढ़ और इंदौर वगैरह में हैं। बहुत अच्छी बात है कि इतने वर्षों से आप बाहर रहते हुए भी परिवार से पूरा कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, और जितनी साफ-सुथरी हिंदी आप बोल रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं पे भी ये महसूस नहीं होता है कि आप इतने वर्षों से यूएस में रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, आपको कई शहरों में रहने का मौका मिला, वहाँ की अलग-अलग रहन-सहन, सोच की विविधताओं को समझने का मौका मिला। कुछ याद करके बता सकते हैं कि हर शहर का मेजर टेकअवे क्या रहा, या किसी शहर का पर्टिकुलर ऐसा चीज़ रही जो आपको बहुत आज भी याद आती है? कभी ऐसा कुछ टेकअवे रहा? ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि हर शहर, हर भाषा, खाना-पीना अलग, म्यूज़िक अलग, लोगों के व्यवहार अलग, सब अपनी-अपनी जगह बेस्ट थे। मेरा बचपन तो मुझे बचपन की चीज़ें याद है कि भई वहाँ का प्लेग्राउंड कैसा था, वहाँ पे खेलता कैसा था मैं, मुझे तो वही सब याद है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि घर-घर का जो घाट-घाट का जो मैंने पानी पिया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक बिल्कुल ओपन माइंड हो जाता है। आप डाइवर्स चीज़ है। हाँ, आप सब चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं, और आप बिल्कुल, उसमें से बिल्कुल। बेस्ट जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। एक टॉलरेंस ब्रॉडनेस आ बहुत जाती बढ़ जाता है।
एक ब्रॉडनेस हो जाती है, टॉलरेंस बढ़ जाता है आदमी का। बिल्कुल, एग्जैक्ट बहुत सही कहा आपने। तो ये बताएं कि मम्मी पापा के किन गुणों का एक बालक आरोह के कोमलवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? क्या चीज का, उनके किस गुण का सबसे ज्यादा आप शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आप में इम्पार्ट किया और आज भी उस चीज को आप याद करते हैं? हम लोग शुरुआत से ही धर्म में काफ़ी थे, चाहे बिल्कुल। कितना भी दूर रहते हो, अ, क्योंकि ऐसी जगह जाकर रहते थे हम, मतलब जो कि मंदिरों से दूर होता था, फिर भी संडे को चाहे 1 घंटे की गाड़ी में बैठ के जाना हो, मंदिर जाते थे। बचपन से ही सारे तीर्थों में गए, छुट्टियों में कहाँ जाते थे, छुट्टियों में चलो तीर्थ चलेंगे। महावीर जी वगैरह सब जगह सारे तीर्थ देखे हुए हैं मेरे। और अगर हम 1 महीने की छुट्टी लेकर साउथ घूमने गए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हिल स्टेशन व्यूज़ किया ही, बट सब जगह के मंदिर, मतलब दक्षिण के मंदिर बहुत ही बढ़िया है। मतलब बहुत शानदार, एक बहुत अलग तरह शानदार। के मंदिर हैं। श्रवणबेलगोला भी 3-4 बार गए हुए हैं, मतलब मंदिर बिल्कुल ही अलग है। और अम, अ, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा वो सारे मंदिरों का। मेरी खुद की इच्छा भी अभी यही है कि जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएँगे, थोड़ा और समझने लगेंगे, मेरे खुद भी, क्योंकि मेरा इंडिया आना अब हर 2 साल में 1 महीने के लिए आ पाता हूँ मैं, क्योंकि छुट्टियाँ उतनी नहीं मिलती। तो मेरी भी इच्छा ये है कि जब थोड़े बड़े हो जाएँगे, तब एक बार उनको भी पूरा दक्षिण भारत का, फिर उत्तर बिल्कुल। भारत का, ये अलग-अलग ट्रिप्स कराएँगे। और जब भी मंदिर-वंदिर जाते थे तो प्रवचन में बैठते ही थे। उस वक़्त मुझे तो याद नहीं ज़्यादा प्रवचन, पर पिताजी, माताजी, मुझे जैन धर्म की चित्र कथाएँ आती थी और अभी भी बिल्कुल। आती होंगी। तो वो जैन धर्म की चित्र कथाएँ बैठ के मैं पढ़ता था मम्मी की गोदी में, और बाकी प्रवचन चलते थे। पर अब तो प्रवचन में बैठने लग गया हूँ। अभी जैसे कि होली पे ही मैं 5 दिन के लिए आ गया था सरप्राइज़ करने के लिए। तो उस वक़्त भी पाँचों दिन अष्टानिकाएँ चल रही थी, तो पाँचों दिन मंदिर का लाभ हुआ सवेरे-सवेरे। कितनी सुंदर बात है कि इतने अच्छे संस्कार मिले आपको और उन संस्कारों की कड़ी को आपने अभी भी चालू रखा है और आज भी आप उसी धारा में जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी आपको जल्द से जल्द जो आपकी इच्छा है साउथ के मंदिरों के दर्शन करने की परिवार के साथ वो पूरी करें। बिल्कुल। धन्यवाद। तो जैसे धर्म में तो आपकी रुचि बचपन से है और संस्कारों से मिली है। विज्ञान में रुचि कैसे हुई? अम, आई थिंक बचपन से ही मेरा नेचर थोड़ा जिज्ञासा वाला रहा है कि यह चीज़ ऐसी क्यों है और ऐसा कैसा है। अम, और इस चीज़ को बचपन से ही अम, पिताजी और माताजी ने एनकरेज किया है। बचपन में मैं एक किताब की सीरीज़ आती थी टेल मी व्हाई करके, तो उसके 5 वॉल्यूम थे, इतनी मोटी-मोटी थी और उसमें एक क्वेश्चन पे एक पन्ना, एक क्वेश्चन पे एक पन्ना, ऐसे करके 5 वॉल्यूम थे। तो वो भी पिताजी ने ला के दिए थे, एक-एक करके पढ़ता गया। मुझे तो इतना भी याद है कि मैं एक बार स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई थी हुँ। और स्टेशन पे उतर के चाय-वाय पीने जाते, तो वहीं पे एक दुकान थी, तो उसका नेक्स्ट वॉल्यूम था, तो वो नेक्स्ट वॉल्यूम खरीद के ला के दिया था, तो मैंने वही पढ़ना चालू किया। अम, तो उस तरह की जिज्ञासा तो बचपन से ही थी। और एक एडवेंचर अम, जैसा भी नेचर है कि भई जो नहीं जानते वो देखना है, वो करना है। अम, चाहे उसको मना करा हो कि भई ऐसा मत करना, पर फिर भी करता ही हूँ। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसा करें पर मैंने खुद ने किया हुआ है। मुझे याद है कि मैं पिलानी में था और बिल्कुल। अम, उस वक़्त सीकर में जो पिलानी से करीब 3, 4, 5 घंटे दूर था।
सीकर से टोटल सोलर एक्लिप्स जा रहा था और मुझे टोटल सोलर एक्लिप्स देखना था। तो पापा मम्मी ने तो मना कर दिया, और मम्मी ने मना किया, पापा तो इसमें मम्मी ने मना कर नहीं जाना क्योंकि तू तो ऐसे ही देख लेगा और अंधा होके वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा बढ़िया। फिर मेरे को तो देखना था, मेरे कुछ वहाँ पे डे स्कॉलर दोस्त भी थे, मतलब पिलानी में होता है ना, कुछ तो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ डे स्कॉलर में रहते हैं, कुछ डे स्कॉलर और उन डे स्कॉलर वाले लोगों को भी देखना था। तो मैंने 2 दोस्त थे, एक दोस्त से हॉस्टल में फ़ोन करवाया भारी भाषा में कि मैं लोकल गार्जियन बोल रहा हूँ, उसको आज छुट्टी दे दीजिए, मेरे यहाँ आके रहेगा। भारी भाषा में बोल दिया, तो मुझे हॉस्टल से छुट्टी मिल गई। मैं हॉस्टल से बाहर निकला और जो 2 दोस्त थे, उन्होंने एक-दूसरे की मम्मी मतलब आंटियों को फ़ोन करके बोल दिया कि ये रात को हमारे यहाँ रुकेगा। तो वो दोनों अपने घर से निकल गए। तो अब हम 3 जने। अब इसकी भी मतलब लंबी कहानी है, मतलब बहुत एडवेंचर रहा क्योंकि वो जो 3-4 घंटे में जो जाने थे, जितना भी डिस्टेंस था, अम, बसें चलना बंद, भई बस ड्राइवरों ने मना कर दिया कि सवेरे 6-7 बजे का सूर्य ग्रहण है, हम गाड़ी नहीं चलाएँगे क्योंकि ये वो। तो इसी तरह टप्पे-टप्पे खा-खा के किसी से लिफ्ट मिली, ये मिला, वो मिला, फाइनली है ना 3-4 किलोमीटर बाहर सीकर के कोई छोड़ कर के ऐसा गया। तो फिर लास्ट सवेरे-सवेरे 4 बजे 3-4 किलोमीटर चढ़ कर के वहाँ पे जा कर के फिर देखा और फिर वापस आए। मुझे भी उस वक़्त पता नहीं था कि जब 45 साल का हो जाऊँगा तब सूर्य ग्रहण के अंदर रॉकेट लॉन्च करके विज्ञान करने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। पर कहीं न कहीं मन में एक कोने में ये चीज़ थी कि जो ये चाँद सितारे आपको अट्रैक्ट तो करते थे। कहीं न कहीं वो विज़िबली आपको पता नहीं चला, लेकिन कहीं न कहीं तो थे, ऐसा महसूस हो रहा है। बचपन से मेरे ख्याल से सारे बच्चों का ही होता है, एटलीस्ट मेरा तो बिल्कुल, था कि एस्ट्रोनॉट बनना है भाई, बिकॉज़ दैट इज़ द लास्ट फ्रंटियर भाई, वहीं पे अब भाई स्टार ट्रेक और स्टार वॉर्स टीवी पे देख करके भी हमको भी दूसरे बिल्कुल, प्लैनेट्स पे जाना था। बिल्कुल। एक वो एडवेंचर का था, वही सोच करके मतलब मैंने 11वीं कक्षा में भी मुझे याद है 11वीं कक्षा में पिलानी में मैंने हाथ से लेटर लिख के नासा को भेजा था कि भाई एस्ट्रोनॉट कैसे बनते हैं, और उन्होंने बड़ी पुस्तक बना बनू करके भेजी करी, और मतलब पैम्फलेट भेजे। एनीवे ग्रेट। एस्ट्रोनॉट तो बने नहीं, पर रॉकेट तो उड़ाने को मिल ही गए। एक माध्यम बन गए, एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ ऊपर तक पहुँचाने के माध्यम तो बन ही गए। सही बात। कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं जो आगे जाके एस्ट्रोनॉट बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, स्कूल कॉलेज में कैसे विद्यार्थी रहे आरोह? बहुत स्टूडियस थे कि फन लविंग थे? क्या नेचर रहा? मैं शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छा था और लकीली टीचर का पेट स्टूडेंट था। सारे टीचर कुछ ज़्यादा ही यस, करते थे, सो आई कुड गेट अवे विथ एनीथिंग। ग्रेट। हर स्कूल में मुझे अगर मैंने थोड़ा-सा भी कुछ कीड़ा किया, तो हुँ, टीचर्स बेसिकली ओवरलुक ही करते थे क्योंकि बिल्कुल, ये नहीं कर बहुत सकते बढ़िया थे। विद्यार्थी है, यूजुअली टॉप 3 स्टूडेंट्स में रहता ही रहता है, तो भाई जब तक पढ़ाई कर रहा है, मैं मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करता हूँ कि भाई एज़ बिल्कुल, लॉन्ग एज़ तुम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, बिल्कुल। अम, अ, भई थोड़ी बहुत जो मस्त मस्ती, मटर थोड़ी गश्तियाँ मस्ती करते हो हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे ख्याल से सब जीव खुद अपनी-अपनी क्षमताएँ लेके आते हैं। बिल्कुल, मैंने मेरे बिल्कुल। बच्चों में करने की कोशिश की है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कि मैं सवेरे इनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, इनमें हुँ, उतना जिज्ञासा नहीं है कि भई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है? तो जब से मैं इनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ सवेरे, अब तो ख़ैर 6th, 7th, 8th ग्रेड्स में आ गए, तो अब मेरी ज़्यादा सुनते नहीं हैं। पर जब बिल्कुल बच्चे थे, छोड़ने आया तो उनसे बस एक यही चीज़ रहती थी कि घर से स्कूल जाते में अम, सब लोगों को, तीनों को मुझसे एक क्वेश्चन पूछना है, और बिल्कुल। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ ग्रेट। सकते हैं। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मैं $1 दूँगा, तो और अगर जवाब दे दूँगा तो फिर तुमको ज्ञान मिल रहा है।
तो शुरू में तो इजी रहता है, पर बिल्कुल। बाद में हार्ड होता रहता है। बट ये साइंटिस्ट बनने के लिए या कुछ भी करने के लिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बहुत क्यों ज़रूरी या है, ऐसा बहुत क्या? ज़रूरी है। अम, तो वही करने की कोशिश की भई, अगर आप जैसे-जैसे बड़े होंगे, कुछ भी चीज़ देखेंगे, करेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब थोड़ा सूक्ष्मता में जा सकते हैं, तो बिल्कुल। अपने आप करें। नहीं, नहीं, इंक्विजिटिव तो होना ही चाहिए, बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, हर एज में इंक्विजिटिव तो होना ज़रूरी है। हर एज की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, लेकिन इंक्विजिटिव होना ये तो कॉमन चीज़ है। और कितनी अच्छी बात है कि आप पेरेंटिंग पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, जितना अपने जॉब पे, अपने पैशन पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और 2001 में आप उटा स्टेट यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूएस गए। तो फिर आपको रिसर्च के फील्ड में जाने की सोच कब और कैसे आई कि आपको रिसर्च में जाना है? अम, कहानी ऐसी है कि अपने इंडिया में मोस्टली तो लोग या तो इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं। तो मेरे घर परिवार में भी पापा डॉक्टर हैं, और मतलब सब पापा इंजीनियर हैं और मेरी मौसी डॉक्टर है, तो फिर मेरे को इंजीनियर बनना था। अब इंजीनियर बनने के बाद में उद्देश्य तो मेरा एस्ट्रोनॉट बनने का ही था शुरुआत से। ओके। अम, तो अब एस्ट्रोनॉट कैसे बने? एस्ट्रोनॉट उस वक्त सिर्फ अमेरिका में ही बनते थे, अमेरिका में या रशिया में, और रशिया जाने की इच्छा नहीं थी। तो भाई अमेरिका जाना है, अमेरिका आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही रुचि थी, प्रोग्रामिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल। तो काफ़ी जगह एप्लीकेशन भेजी थी, 4-5 जगह भेजी थी। मायामी में एडमिशन हुआ था, न्यूयॉर्क में एडमिशन हुआ था, पर वो सब मोस्टली टेक्नोलॉजी टाइप थे। मतलब वो उस वक़्त 2001 में भी, मतलब एआई के जो प्रोग्राम हो रहे थे, जो उस वक़्त एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल इन्फेंसी और बचपने में था, उस वक़्त एडमिशन हुआ था। पर सिर्फ़ एक यूटा स्टेट से ही एक प्रोफ़ेसर का मेल आया कि भई अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको इस सैटेलाइट पे काम करने को मिलेगा। तो मैंने कहा ओके। भई तो बात हो ही गई, तो चलो सैटेलाइट ये करने किया चलेंगे। कुछ-कुछ। तो बिल्कुल। सैटेलाइट करके करने के लिए आया, मेरी मास्टर्स करी मैंने यूटा स्टेट सैटेलाइट से, यूएसयूसैट। अम, पर उस वक़्त बात ऐसी थी, और आज भी थोड़ी बात वैसी ही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई, तब सैटेलाइट वाली कंपनियाँ जो हैं बोलती हैं, आप हो तो बड़े अच्छे, पर हम आपको एम्प्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि आप यूएस सिटिज़न नहीं हो। अम, और उस यूएस सिटिज़न नहीं हो तो उस तरह जॉब नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि भई पढ़ाई थोड़ी आगे ही करनी बिल्कुल। चाहिए, पीएचडी करेंगे, थोड़े और क्वेश्चन पूछेंगे और क्या पता उसके बाद में थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, तो फिर पीएचडी करी, पर पीएचडी करने के बाद में फिर जॉब करने की उतनी इच्छा नहीं रही कि भई एक कंपनी में रह कर के एक चीज़ पे काम करें। प्रोफ़ेसरों को अमेरिका में ऐसा है कि प्रोफ़ेसर मतलब एक खुद की कंपनी होते हैं। उसमें आप पढ़ाते हो और आपको सारे बच्चे मिलते हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, भई 2-3 बच्चों को इस पे लगाया, 2-3 बच्चों को इस पे लगाया, 2-3 बच्चों को उस पे लगाया। तो आज मेरी लैब और मेरा जो ग्रुप है यहाँ पे, करीब हम 20 लोग हो चुके हैं, ओह! ग्रेट। और अलग-अलग चीज़ों पे हैं, कुछ सैटेलाइट कर रहे हैं, कुछ रॉकेट्स कर रहे हैं, अम, कुछ लैब के अंदर ही एक चेम्बर होता है, उसके अंदर स्पेस बना करके उस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ों में भी थोड़ा इंटरेस्ट होने लग गया है, तो बलून्स भी करता हूँ जिससे कि अपर एटमॉस्फेयर को पढ़ सकें, कर सकें। ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। अभी पानी के रोबोट में भी थोड़ा चालू किया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वगैरह को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे उस हिसाब से। तो अपॉर्च्युनिटीज़ और मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। किसी के लिए काफ़ी काम नहीं वैलिड। करता, प्रोफ़ेसर किसी के लिए काम नहीं करता, सब प्रोफ़ेसर के लिए काम करते हैं।
ऐसा। पर काफ़ी वैलिड इंटरेस्ट है, काफ़ी अलग-अलग लोग जुड़े हुए हैं अलग-अलग फील्ड से, तो आपकी काफ़ी स्टडी काफ़ी करनी पड़ती होगी अलग कंटिन्यूअस काफ़ी कितने घंटे स्टडी करते हैं रोज़ सब्जेक्ट के लिए? अम, काम प्रोफ़ेसरों का काम बहुत चलता है। अभी जैसे कि मेरा खुद का अम, मेरा कॉलेज का जो रूममेट था सोलापुर में, आज रात को वो आ रहा है कनाडा से, तो कल रहेगा घर पे। तो कल जब बात हो रही थी उससे रात को 8-9 बजे भी, तो भी मैं कंप्यूटर से ही बात कर रहा था, जो कि काम कर रहा था मैं, तो यही बोल रहा था कि तू कितना काम करता है? प्रोफ़ेसरों का तो क्या है, सवेरे 7-8 बजे से लेकर के रात के 12 बजते हैं। हम मेरा तो कहना ऐसा है कि एवरी डे इज़ अ वीकेंड बट देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ वीकेंड। मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो छुट्टी कभी भी ले सकता हूँ, कोई दूसरा फ्रेंड जाके मेरी क्लास पढ़ा देगा। जैसे पापा-मम्मी घर पे आए हुए हैं तो कभी भी छोड़ कर के आ गए स्कूल को और घर आके ताश-वाश खेल ली या चाय पी ली या घूमने-फिरने चले गए। और नहीं तो फिर सारे वीकेंड बैठ के काम करते हैं। लकीली मेरी वाइफ़ भी प्रोफ़ेसर है, वो भी थोड़ी कर्मठ जीव है, तो वो भी काम करती है। तो रात को मतलब कुछ भी हो शाम को हम 5-6 बजे तक घर पे आ जाते हैं और ओके, घर पे सभी लोग वो दिनचर्या ही ऐसी हो गई कि हम रात होने के पहले ही खाना खा लेते हैं। सारे लोग घर के अंदर, बच्चे भी मेरे, सब साढ़े बिल्कुल, 6-7 बजे तक हमारा खाना हो जाता है और साढ़े 8 बजे का सूर्यास्त है। अम फिर थोड़ा बहुत गेम्स-वेम्स खेल कर के टीवी-वीवी बच्चों के साथ देख के सब सोने चले जाते हैं 9 बजे। तो 9 बजे फिर मेरी वाइफ़ अपने काम करने के लिए चली जाती है, फिर मैं मेरे काम करने के लिए 2-3 घंटा काम करके साढ़े 11 बजे मिलते हैं। तो सवेरे से लेके रात तक काम काम बहुत होता है क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, पढ़ाना भी बिल्कुल, है और बिल्कुल, बहुत काम। 9 टू बिल्कुल, 5 बिल्कुल। जॉब नहीं है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल भी नहीं है 9 टू 5 का जॉब बिल्कुल भी नहीं है और ये तो आप इतने पैशनेट हैं कि आप इस काम को एन्जॉय करते हैं। लेकिन कई बार आदमी थक जाता है, एक लंबे टाइम तक इस तरह की एक्टिविटी में आदमी थक जाता है, कभी न कभी थकान महसूस होती है और इतना सब करके जैसा कि आपने बताया कि आपने पीएचडी की और आपकी पीएचडी स्पेसक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में हुई है। और आपने अभी पेपर्स भी आप पब्लिश करते हैं इंडिविजुअली और जॉइंटली भी और नासा का मिशन में भी आपने लीडरशिप लेके काम किया सब कैसे कर पाते हैं रियली ये हमारे लिए क्या हमारे सब सुनने वालों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है कि आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं रियली हैट्स ऑफ टू यू सब बिल्कुल कुछ सामूहिक एफर्ट है ये। अब आजकल के ज़माने में इंडिविजुअली काम करना तो बहुत कम हो गया है। तो मेरे सारे पेपर्स लोगों के सहयोग और साथ में ही होते हैं। मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 2 जनों के पेपर होते हैं, सिंगल ऑथर पेपर तो आजकल बहुत कम हो गए हैं। और मोस्टली तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि अब तो मैं स्टूडेंट्स को ही लीड ऑथर बनने देता हूँ। भी मैं तो जितनी ऊँची श्रेणी होती है प्रोफ़ेसर की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और फुल प्रोफ़ेसर, तो मुझे तो श्रेणी मिल गई है फुल, तब मेरा तो करियर जहाँ था उतना है। इन लोगों के करियर तो यही लोग अब मेरे मेरे स्टूडेंट्स और पोस्ट-डॉक्स और रिसर्च साइंटिस्ट ही अब फर्स्ट ऑथर बनते हैं। मैं सिर्फ़ गाइडेंस का काम करता हूँ, चेक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं ये लोग। बट अपडेटेड बाकी रहना पड़ता है ना, आपको भी तो अपडेटेड रहना पड़ता है। रोज़ यस, यस। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा फ़ील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कह दीजिए, कंप्यूटर कह दीजिए, जो भी कहें आप, ऐसा फ़ील्ड है हर दिन, हर सेकंड चेंज हो रहा है, हर दिन नई चीज़ें आ रही है। यू मस्ट बी गेट अपडेटेड। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए स्टडी चाहिए, समय तो वहाँ भी लगता ही है ना। बिल्कुल सही बात और खुद को मतलब अपडेट में अपने को ये तो देखना ही है कि दूसरी जगह, दूसरे देशों में, दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या अपडेट हो रहा है, पर खुद को भी कुछ नया करना पड़ेगा क्योंकि अगर बिल्कुल, अपन सिर्फ़ बिल्कुल, वही बिल्कुल, अपडेट करेंगे तो अपन एक कदम पीछे ही रहते हैं। तो हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल, कंटीन्यूअस प्रपोज़ल्स लिखते रहते हैं कि हम ऐसी चीज़ क्या बनाएँ जो दूसरे से आधा कदम आगे हो। फिर तो बिल्कुल, दूसरों के कदम चेक करते रहने पड़ते हैं और खुद को एक आधा कदम आगे रखना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल और कुछ हटके की बात पे मुझे याद आया कि आपको आपके सर्कल में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए जाना जाता है।
कि कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में सिंपल आंसर देके आप सबको एस्टोनिश्ड कर देते हैं, चकित कर देते हैं। तो वो सब ऐसा कोई वाकया या ऐसा कुछ बता पाएंगे क्या, कैसे कर लेते हैं ये सब? नहीं, अब ऐसा तो मैं ऐसे कोई वाकया तो नहीं है, पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। राइट। तो ये बहुत देखा है मैंने कि लोग कभी कभार किसी चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो 1 सेकंड नहीं हो ले पाते कि भाई हम एक बार पीछे हो करके देखें पूरी बिल्कुल, चीज़ कि बिल्कुल। क्या चीज़ कहाँ अटकी हुई है। बिल्कुल। उस हिसाब से अभी जैसे कि मैं पुराने वाक़ये तो कितने क्या मेरे को याद नहीं, पर अभी जैसे मैं बताऊँ कि कल ही ऐसा हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में कि मेरे अभी 2 पीएचडी ग्रेजुएट हो रहे हैं इस सेमेस्टर और 1 मास्टर्स ग्रेजुएट हो रहा है। तो जब उनकी थीसिस हो जाती है, जब उनका डिफेंस हो जाता है, तो हम सिग्नेचर कर देते हैं और बच्चा ले जा कर के लाइब्रेरी में सबमिट कर देता है। राइट। तो ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर कम से कम 200 बच्चे हर सेमेस्टर ग्रेजुएट होते हैं मास्टर्स और पीएचडी से। बढ़िया। ओके। अब चाहे वो हस्ताक्षर वाला पेज लाइब्रेरी में जाकर के सबमिट करे कि भाई हाँ मेरी पूरी कमेटी ने मुझे बोला है कि आप पास हो गए हैं, राइट। पर यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि हम इस तरह विश्वास नहीं करें क्योंकि आप खुद भी हस्ताक्षर करके सबमिट कर सकते हो। राइट। तो हमारा एक ही तरीका है करने का, वो ये है कि हम प्रोफेसरों को ईमेल भेजेंगे और प्रोफेसर फिर ईमेल के थ्रू रिस्पॉन्स करेंगे कि हाँ मैंने ही साइन किया है। राइट। ठीक है। अब जब लोग ऑनलाइन सबमिट करते हैं अपनी थीसिस तो उनको भाई अपने कमिटी मेंबर्स के नाम देने होते हैं, तो Right. कमिटी मेंबर्स के नाम टाइप कर देते हैं वो। अब मोस्टली तो कमिटी मेंबर्स यूनिवर्सिटी की ही होती है, पर हम लोग कायदे से कम मैं तो कायदे से एक जना बाहर से लेकर ही आता हूँ कि भाई एक एक्सटर्नल Right. पीयर रिव्यू हुए कि Right. घर के ही चाचा मामा ने बोल दिया कि हाँ अच्छे बच्चे हो, उससे काम नहीं चलता, बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। से किसी को आके बोलना पड़ेगा। जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो मैंने एक नासा के ही कॉलीग को जो कि इस चीज में बहुत बड़े दिग्गज हैं, तो उनको मैंने स्टूडेंट्स की उसमें रखा हुआ था। फिर मेरे लाइब्रेरी वालों का ईमेल आया कि भाई आप ये इस नासा के व्यक्ति का जरा ईमेल एड्रेस बताइए हमें। तो मैंने कहा भाई आप मुझसे से कैसे पूछ रहे हो? तो फिर मैंने जाके बच्चों से बात करी कि भाई तुमने जब ऑनलाइन सबमिट किया तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करी? तो वो बोलते हैं कि नहीं हमको तो भाई सिर्फ नाम मांगे, हमसे तो ईमेल तो मांगा ही नहीं। तो फिर मैं लाइब्रेरी वालों के पास गया कि भाई आप ये ऐसे 200 बच्चों को ग्रेजुएट करते हो, जब आप उनसे नाम लिखवा रहे हो तो बगल में एक बक्सा दे करके उसमें ही ईमेल क्यों नहीं लिखवा लेते? तो आप बिल्कुल। और उस सिस्टम को ऑटोमेट क्यों नहीं कर सकते कि भाई जब उन्होंने ईमेल दे दिया, नाम दे दिया, तो ऑटोमेट तो एक व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठा हुआ है जो 200 फॉर्म आते हैं सेमेस्टर के, वो कॉपी पेस्ट करके ईमेल एड्रेस ढूंढ के, जबकि जो बच्चा सबमिट कर रहा है उससे नहीं पूछते। तो वो आके बोलते हैं ये तो बहुत बढ़िया आइडिया बताया आपने। अब मैं सोच रहा हूँ वहां पे भैया 200 करके इसमें क्या बढ़िया आइडिया हुआ। तो ऐसे मतलब ये तो सिर्फ कल की बात है, इसलिए बता रहा हूँ। तो लोग कई बार क्या है एक उसमें हो जाते हैं कि हाँ ये किया, मतलब एक आदत हो जाती है करने की, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ढूंढने की एक हैबिट हो गई है। सिंपली पीछे नहीं देखते कि भाई दूसरे लोग कैसे क्या काम करें, इसको थोड़ा एफिशिएंसी कैसे बनाएं। बिल्कुल, ये बहुत अलर्टनेस बताती है आपकी कि आप कितना अलर्ट रहते हैं और छोटी छोटी चीज के लिए भी। ग्रेट। भाई कुछ लोगों को अलर्ट लगता है, मेरे बच्चे और बीवी तो बहुत खींचते हैं क्योंकि सब जगह बोलते हैं आपको तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है और आप ठीक करने बैठ जाते हैं। तो उन लोगों को यही लगता है कि मैं सब जगह वो अभी एनीवे प्रॉब्लम फाइंडर, सॉल्यूशन फाइंडर। उन लोगों को लगता है कि मैं प्रॉब्लम फाइंडर हूँ। ये जनरल प्रॉब्लम है इंजीनियर्स के साथ में, मैं भी उसमें आपके साथ हूँ। आई एम आल्सो प्रॉब्लम फाइंडर।
सही बात। सॉल्यूशन फाइंडर, प्रॉब्लम तो ठीक है फाइंड करी, पर सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम आपके जो पिछले साल आपने जो शानदार उपलब्धि हासिल की नासा के मिशन के बारे में हमको थोड़ा सा इस तरह से बताइए कि हमारी ऑडियंस, हम सब जो लेमैन है, हम समझ सकें उस चीज को। तो हाँ, तो उसको कैसे बताएं। अपन लोग अभी धरती पे रह रहे हैं। बिल्कुल सारी सैटेलाइट्स ऊपर अंतरिक्ष में हैं। बिल्कुल करीब 400 किलोमीटर ऊपर चलती हैं मिनिमम सैटेलाइट्स। राइट बड़ी बड़ी 700-800। जीपीएस की सैटेलाइट्स जो हैं वो 22,000 किलोमीटर पे चलती हैं। और जैसे अपन कोई नाव समुंदर में भेजते नहीं हैं पता किए बिना कि समुंदर में वेदर कैसा होगा, भाई कोई तूफान तो नहीं आ रहा, कितनी बड़ी लहरें आएंगी, किस तरह के बड़े बड़े जीवाणु रहते हैं, मतलब उसका पूरा शोध करना पड़ता है और उस हिसाब से आप ऐसी नाव बनाओगे जो बिल्कुल उसको हैंडल कर सके। बिल्कुल एग्जैक्टली तो अपनी सोसाइटी अभी काफी सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन और ऐसी डिपेंडेंट हो गई है। मतलब बिना जीपीएस के तो भाई अब कौन गाड़ी चला यही पता नहीं। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। जीपीएस भी छोड़िए, कम्युनिकेशन, सेल फोन कम्युनिकेशन तो क्या है, फिर भी अपने सेल फोन टावर टू टावर पे होता है। पर आजकल तो बिल्कुल सारे कम्युनिकेशन भी सैटेलाइट के थ्रू होने लग गए हैं। सैटेलाइट जैसे स्टारलिंक आ गया है, स्टारलिंक तो पूरा सिर्फ स्पेस के थ्रू ही करता है। स्पेस के थ्रू। तो अपन जो भी सिग्नल ऊपर भेजते हैं उसको इस अंतरिक्ष के थ्रू जाना पड़ता है। तो स्पेस की एग्जैक्टली लाइन जो है करीब 100 किलोमीटर पे चालू हो जाती है, 60 माइल पे जाकर के स्पेस की लाइन चालू हो जाती है। वहां पे आपका जो डेंसिटी है, एयर डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो आपके एक न्यूट्रल एटम को, मतलब जैसे अपना एक ऑक्सीजन का एटम हुआ, उसको अपन सांस भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, पर वो न्यूट्रल है। तो सूरज की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि ये किसी से भिड़ नहीं पाते, दो ऑक्सीजन राइट के एटम। तो जब किरण आती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अलग कर देती है और प्रोटॉन को अलग कर देती है। तो ये दो अलग अलग चार्ज्ड पार्टिकल हो गए अब, पॉजिटिव राइट नेगेटिव। तो ये घूमते रहते हैं और जो रेडियो वेव्स जो जाती हैं वो इससे इंटरैक्ट करके रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, डिस्पर्स होती हैं। तो राइट इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको स्पेस वेदर भी बोलते हैं, तो इसका पूरा कॉइन्ड टर्म है कम्युनिटी में स्पेस वेदर। तो राइट स्पेस वेदर स्टडी करना इस रॉकेट कैंपेन का उद्देश्य था। अब लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इसमें क्या स्पेस वेदर हुआ, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो आपका सूर्यास्त और सूर्योदय के जैसा ही होता है। वो बात भी सही है कि सूर्यास्त और सूर्योदय जैसा ही होता है, पर उसमें थोड़ा अलग कैसा होता है कि अगर अपन अर्थ को सोचें और अर्थ जब रोटेट करती है तो सूर्योदय और सूर्यास्त एक पूरी लॉन्जिट्यूड की लाइन पे होता है, राइट क्योंकि भाई पूरा लॉन्जिट्यूड ही अंधेरे में जाता है और पूरा लॉन्जिट्यूड बिल्कुल ही सूर्योदय में होता है। तो अब इसको आप समझ सकते हैं कि वो एक वाटरफॉल के जैसा हो गया, क्योंकि बिल्कुल जहाँ पे सूर्य होता है वहां पे तो डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसने थोड़े और पार्टिकल्स कर दिए बड़े। तो आप ये समझिए कि इस साइड अगर रात है और इधर दिन होने वाला है तो कम डेंसिटी और फिर अचानक बड़ी डेंसिटी, और ये पूरे लंबे वाटरफॉल की तरह पूरे लॉन्जिट्यूड की तरह होता है, जैसे एक पर्दे की तरह हो गया। स्पर्श स्पर्श जैसा हो जाता हाँ, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो जो डेंसिटी जो ऊपर है और नीचे जाती है वो एक गोलाकार में हो जाती है, क्योंकि है। क्योंकि सूर्य ग्रहण एक भी मून जाता है ना सूर्य और अर्थ के बीच में, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे गोला होके जाता है, तो वो इस तरह का वाटरफॉल हो जाता है कि वो सब तरफ से आ रहा है। तो एक उसकी थोड़ी डायनामिक्स अलग होती हैं और हर साल 2 सूर्य ग्रहण होते हैं विश्व में कहीं पर भी। राइट ऑर्बिटल डायनामिक्स ऐसी है कि हर साल 2 सूर्य ग्रहण होते ही हैं, पार्शियल हो चाहे बिल्कुल फुल हो।
तो अगर इतना रिपीटेटिव है, अगर अपने को पता लगे कि भाई उस समुंदर में हर साल 2 तूफान आते ही आते हैं, तो अपने को उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो गाड़ियाँ, जो जहाज बनाए जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से बनाएँ, वो इसको अवॉइड कर सकें, इससे क्या डिसरप्शन होंगे, क्या नहीं बिल्कुल। होंगे। इसीलिए सभी लोग, मैं अकेला ही नहीं, सभी लोग दुनिया में हज़ार लोग होंगे जो एक्लिप्स और एक्लिप्स से करे हुए इम्पैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा लकी निकल गया कि ये सूर्य ग्रहण 2023 में जो हुआ था, रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण, और जो 2024 में टोटल हुआ था, वो हमारे अमेरिका के रॉकेट रेंज के बगल से ही जा रहा था। तो ओके। और उसमें भी वही ऐसा ही किस्सा हुआ मेरा। उस वक़्त कोविड का समय था, मतलब 23 और 24 का सूर्य ग्रहण था। यूजुअली रॉकेट्स जो है वो 2 साल पहले बनने चालू हो जाते हैं, मतलब 21 में बनने चालू हो जाएँगे, और उसके लिए आपको प्रपोज़ल 20 में लिखना होगा। अब 20 में तो कोविड, तो सारे दुनिया जहान बिज़ी, मैं खुद भी बिज़ी, बिल्कुल, 21 में भी कोविड, मतलब कोविड से उभर ही रहे थे, मतलब वो बिल्कुल, अ, बिल्कुल। 22 से फाइनली सब काम-वाम होने चालू हुए। तो 22 में फिर मुझे भी चमका कि भई सूर्य ग्रहण आ रहा है, पर लेट हो गए। मतलब तो मैंने नासा को ईमेल लिखा, प्रोग्राम ऑफिसर को, कि भई कोई भी जना है क्या देश में जिसने आपको प्रपोज़ किया हो कि हम सूर्य ग्रहण में रॉकेट लॉन्च करें? क्योंकि बिल्कुल रॉकेट रेंज के पास से जा रहा है ये तो। अगर किसी और ने आपके प्रपोज़ किया हुआ हो तो ठीक है, तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा और मैं उनसे जाके बात करता हूँ कि मैं किस तरह कंट्रीब्यूट करूँ। तो नासा का ईमेल आया कि भई किसी ने भी नहीं सोचा इसके बारे में, तो सब लोग ही दूसरी चीज़ें सोच रहे हैं। क्या बात तो है! फिर मैंने बोला कि भई देखिए, अब सिर्फ़ सवा साल बचा है, राइट, और कोई नहीं कर सकता पूरे देश में 6 रॉकेट तैयार, 6 रॉकेट के इंस्ट्रूमेंट तैयार। तो उन्होंने बोला भई ठीक है, आप वाशिंगटन डीसी आइए और आके हमको प्रेज़ेंटेशन दीजिए। तो मैंने मतलब प्रपोज़ल भी ऐसे लिखा नहीं, मैं सीधे वाशिंगटन डीसी गया, नासा हेडक्वार्टर्स में 1 घंटे का प्रेज़ेंटेशन दिया। उनको कन्विंस किया कि राइट, जो यंत्र चाहिए रॉकेट पे उड़ाने के लिए, वो यंत्र बनाने वाले देश में काफ़ी हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है अभी जो आपको 1 साल में 6 बना कर के दे दे। मतलब क्योंकि 6 रॉकेट थे, 3 रॉकेट एंजेलर में और 3 रॉकेट उसमें। मेरी ऐसी कुछ टीम बनाई है जो बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब हम ऐसे काम कर सकते हैं, बहुत निम्बल है। बिल्कुल, बिल्कुल, और क्या होता है, अब रॉकेट में भी एक तो फायरी एंड ऑफ रॉकेट होता है, नीचे से आग बिल्कुल, निकलने वाला, और एक होता है पॉइंटी बिल्कुल, एंड वाला। तो पॉइंटी एंड के अंदर ही हमारे सारे यंत्र जाते हैं। और ये राइट, फायरी एंड वाला जो रॉकेट है, ये नासा वाले ही बनाते हैं। ओके, अ, तो और उसको मिक्स करने के लिए ऊपर वाले यंत्र जो हैं वो कैसे इंटरफेस करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए भी बहुत समय लगता है डिज़ाइन में, कि भई ऐसा नहीं हो जाए कि आपने तो गोल चीज़ दी बिल्कुल, हमें और हमारे यहाँ पे छेद चौकोर था, फिट नहीं हुआ सामान। बिल्कुल, तो इसमें सिनर्जी बहुत होना ज़्यादा चाहिए, टेक्निकल सिनर्जी होना इंजीनियरिंग चाहिए, करना पड़ता है। बिल्कुल, तो अब उसी में भी बहुत समय लगता है, तो मेरे मेरे पास में ऑलरेडी काफ़ी और रॉकेट थे, कि जो नासा के जो प्रोपल्शन वाले थे, उनको पता था एग्ज़ैक्टली कि मेरे क्या इंस्ट्रूमेंट जाएँगे। तो ऐसा है, यही नहीं कि मैं बना सकता था 6 इंस्ट्रूमेंट, पर ये भी कि जो नासा को जो 6 रॉकेट जो बनाने थे, उनको पता था कि एग्ज़ैक्टली कैसे बनाएँगे, जो ये परफेक्टली फिट हो। तो इसी तरह हम लोगों ने 1 साल के अंदर ही 6 रॉकेट बनाए और इनको लॉन्च किया। पहले 3 बनाए, उसको फिर रिकवर करके फिर फिक्स करके फिर वापस किया। और सब अच्छा हुआ। और अभी इस समर में, अभी जून-जुलाई में मैं वापस जा रहा हूँ, 2 और रॉकेट लॉन्च हैं पैसिफिक ओशन से, थोड़ी दूसरे स्पेस वेदर को समझने के लिए। अ, पर हाँ, हमारे या यस। जैसा कि आपने बताया, तो वैसे तो आपने हाइलाइट किया ही है, पर बेसिक उद्देश्य इसका
जो कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आती है, वही था कि आयनोस्फीयर में जो चेंजेस आ रहे हैं सूर्य ग्रहण की वजह से, उसको हम समझें। रॉकेट लॉन्च करने का मिशन उद्देश्य तो यही था। तो इससे जैसे आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन में, शायद आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज पूरा विश्व आपको जानता है इस काम के लिए। तो आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया इस मिशन के बाद में? इस मिशन के बाद में मेरे ख्याल से, जैसे आप आगे कह रहे थे कि आप थक जाते हैं, बिल्कुल। तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़ा अब फील होने लगा है मुझे, क्योंकि अब मैं करीब ऐसे 15 रॉकेट लॉन्च मिशन में भाग ले चुका हूँ। और अभी और 3-4 हैं पाइपलाइन में। और पर थोड़ा धर्म में आकर के अब मुझे सोचना पड़ता है कि इसका अंत कहाँ है और कैसे है। मतलब बिल्कुल। अंतरिक्ष है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं समझने वाले। तो मैं कितना आगे करूं इसको? और एंड ऑफ द डे क्या? एंड ऑफ द एंड डे ऑफ द क्या? डे क्या? अगर मैं थोड़ा सेल्फिश बनूं और बोलूं कि भाई फिर मेरे जीव का क्या उद्धार, आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, एक बिल्कुल। यही चीज को बारी बारी थोड़ी करते रहें। और हो सकता है कि अभी थोड़ा करें, अभी मैं 45 का ही हूँ, हो सकता है कि 5 साल और, बट फिर थोड़ा समेट करके इवेंचुअली होपफुली थोड़ा स्वाध्याय और उस हिसाब से, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए तो अब उस डायरेक्शन में हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कि और कैसे कितने रॉकेट करें, क्या करें, उस हिसाब से। आई प्रवृत्ति से अब निवृत्ति की तरफ थोड़ा सा एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कोने में थोड़ा सा। तो थोड़ा पर सा नेम फेम से ऐसा नहीं लगता है कि दोनों विरोधी हैं। प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ जाना, आज इतनी नेम फेम पाने के बाद में आदमी को निवृत्ति की तरफ मोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लगता आपको? है, डिफिकल्ट ही तो है, क्योंकि अब सब तरफ से खिंचाव बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं ये भी करिए, वो भी करिए, आप कहाँ करेंगे, आप ये क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन करते। बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की। बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन बन जाती है। अब एक्सपेक्टेशन का यही तो है कि अब अभी तो यहाँ तक गए थे, तो अभी एक्चुअली और मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी ऑलरेडी हैं ऐसे, जो अब शुरू किए हैं तो खत्म भी करने ही पड़ेंगे। जैसे कि अभी मेरे कुछ यंत्र जो हैं मार्स, मंगल भी जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। अब बस वेट कर रहे हैं कि नासा कब लॉन्च करेगा उसको। मार्स तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे, 26 तक पहुंचेगा, लेट 26 में। फिर थोड़ा मार्स की साइंस करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, वो खत्म होते होते ही मतलब 2030 हो जाएगा। ओके। सो जो कुछ काफी है उसको खत्म करेंगे। पाइपलाइन में है, उनको क्लियर हाँ, करके। हाँ। राइट राइट राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ही यदि आरओ जी एक रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या होते? इन हाइंडसाइट तो काफी चीजें करने की इच्छा मतलब एक्सप्लोरर तो बनना ही था। मेरे ख्याल से अगर मुझे पता होता कि भाई एस्ट्रोनॉट तो बनने वाला नहीं है तो उधर एक्सप्लोर मत कर, तो आई थिंक आई वुड हैव maybe stuck close to geology, क्योंकि धरती पर भी अभी काफी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और मुझे बाहर रहने में बहुत आनंद आता है, जंगलों में, पहाड़ों में, प्रकृति के साथ में, प्रकृति के साथ में प्रकृति के रहने में साथ में बहुत आनंद आता है। तो
अभी ये मोस्टली तो इंजीनियर भाई अपने ऑफिसों के अंदर बैठे बैठे डिजाइन किया, बिल्ड किया, उसमें चले जाते हैं। पर जब मैं देखता हूँ कि जियोलॉजिस्ट वाले जो हैं, उनको तो दिन भर ही बाहर रहने को मिलता है, जियोलॉजिस्ट हुए, पेलियोंटोलॉजिस्ट हुए, तो थोड़ी जलन मचती है कि अरे यार इन तो इतना बढ़िया। पर फिर भी उतना नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट विथ माय रॉकेट मिशंस मुझे बाहर देखने करने को मिलता है। अभी काफी जैसे मिलता कि 2022 में हम लोगों ने एक रॉकेट लॉन्च किया था नॉर्वे के शहर है स्वालबार्ड में, नी आलेसंड। वो हाईएस्ट लैटिट्यूड इनहेबिटेड रिसर्च स्टेशन है। मतलब अपने कुल मिलाकर के 90 डिग्रीज के लैटिट्यूड होते हैं, वो पूरा 80 डिग्री तक जाता है, सबसे ज्यादा नॉर्थ है। तो ओके वहां पे आप समर में जाओ तो 24 घंटा दिन, सूरज ढलता ही नहीं है, और रात राइट को जाओ तो और अगर विंटर में जाओ तो 24 घंटा रात। तो मैं लकी था, मुझे जून में जाने को मिला। हम लोग वहां पे 1 महीना रहे, और मतलब वहां पे प्राइवेट सिटीजन जा ही नहीं सकते, वहां पे सिर्फ राइट साइंटिस्ट ही जा सकते हैं। तो राइट वहां ये पे एडवर्स 100 जनों के साथ रहने को मिला। 100 जने रहते हैं वहां पे समर के टाइम पे, और 20 जने रहते हैं विंटर के टाइम पे। 100 जने थे, 15-20 अमेरिका के, 5-10 चाइना के, जापान के, फ्रांस के, जर्मनी के, पूरे दुनिया जहां के लोग वहां पे आके रहते हैं। 100 एक ही कैंटीन है, और आधे घंटे का ब्रेकफास्ट मिलता है, 1 घंटे का लंच मिलता है। आप कुछ भी करो, 100 लोग वहीं पे आते हैं, साथ में खाना खाते हैं, वापस जाते हैं। मतलब एक, और 24 घंटा सूरज, सूरज से तो मुझे बहुत प्रेम है। सनी वेदर आई एब्सोल्युटली लव। तो इट वाज अ इनक्रेडिबल एडवेंचर। मतलब वहां तक जाने में ही 5 दिन लगे। क्या बात है और सो those kind of experiences are uh, something that I really enjoy अपने। अभी बहुत अभी जैसे मैं अभी समर में जो जा रहा हूँ, समर में भी हम एक आइलैंड पे जा रहे हैं लॉन्च करने के लिए। वो पूरा आइलैंड सिर्फ 2 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर मोटा, बहुत छोटा आइलैंड है। उसमें से आधा आइलैंड तो एयरपोर्ट ही है। तो मतलब एक एक ऐसी जगह हो जाएगा कि जहां देखो वहां पानी, और वो पानी जो है बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग इक्वेटर के करीब जा रहे हैं। तो वो एक लॉन्च तो वो तो क्या था, नॉर्थ पोल के वहां हो गया था, ये अब इक्वेटर के पास है। तो ये पानी ऐसा है जो बिल्कुल क्लियर, मतलब जो अपने होते हैं ना ब्लू, अपन जो ट्रॉपिकल वाटर्स है। बिल्कुल बिल्कुल और वहां पर भी अब है ना 1.5 महीने के लिए जाना है। तो थोड़ा बहुत तो जी भी घबराता है कि इतनी सी जगह में जेल कैद हो गई। मतलब आप कहीं जा ही नहीं सकते, इधर गए 1 किलोमीटर पानी, उधर गए आधा किलोमीटर पानी, राइट मतलब। सो पानी वी विल पानी सी अब कैसा होता है। मेरे को थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया थोड़ा तो है, इसीलिए मुझे बाहर हाइकिंग वाइकिंग अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पे ओपन ओपन एयर ओपन चाहिए है। पूरी But this will be one time where I will be physically really limited in just 1-2 square kilometer. नोवल नोवल एक्सपीरियंस होगा एकदम Novel experience. बिल्कुल आपके पेरेंट्स महावीर इंटरनेशनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपने बचपन से ही उनको जुड़े हुए देखा है। तो जैसे तो आपने बताया था, महावीर इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस संस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन संस्था है। एंड अगेन मेरा इनसे जितना ज्ञान है वो सिर्फ एमआई वडोदरा के थ्रू ही है। बिल्कुल पिताजी माताजी बताते रहते हैं किस तरह वो स्ट्रीट स्कूल्स में जाकर के कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं। और मुझे तो कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। अभी जैसे मैं जब आया ही था बड़ौदा में, अभी ये होली के टाइम पे हमारे कोठारी जी हैं, वही बता, जो एमआई वडोदरा को लीड करते हैं, वही बता रहे थे कि वो एयरप्लेन में बैठे हुए थे, और भाई कोई पुराना पढ़ा हुआ छात्र था, और उन्होंने भाई कि हाँ आपके कारण ही पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई अपने जैन धर्म में तो कहा ही है 4 तरह के दान, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, आहार, बिल्कुल अभय, ज्ञान और औषध। तो मेरा बिल्कुल भी इसी तरह का स्वभाव है। यहाँ पे भाई जब कोई
कुछ भी मांगने करने आता है तो भाई मैं यही 4 चीज दे सकता हूँ, पैसा तो दूंगा ही नहीं। बट बिल्कुल यूजुअली यही 4 चीज, अगर दिया भी पैसा, जैसे कि अभी एमआई वडोदरा में डोनेशन किया, तो मुझे इतना गारंटी है कि वो जा रहा है तो ज्ञान दान में ही जा यूज हो रहा रहा है, है, या औषध, प्रॉपर या यूज हो रहा तो इसीलिए आई एम एक्चुअली amazed, impressed, and extremely proud of what MI Vadodara is able to do. पापा मम्मी का भी अब रिटायरमेंट में काफ़ी सही तरह से अम, मन लगा रहता है सही चीज़ों में। इट इज़ इनक्रेडिबल। एंड मैं तो मैंने कुछ मेरे जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे जो सोलापुर में, उनको भी बताया करा हुआ है, तो वो भी यही पूछते हैं, कह रहे भाई हम एमआई से कैसे जुड़े, क्या करें, ये कैसे कर सकते हैं। तो वो भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सी चैप्टर कहाँ पे, जैसे बॉम्बे का एक चैप्टर है तो वहां से कनेक्शन करके इसका एक सॉल्यूशन हमारे अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अनिल जी ने आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। हमने वर्चुअल सेंटर शुरू किया है, उसके आप लोग मेंबर बन सकते हैं, अगर चाहें तो उसके मेंबर बन सकते हैं। आप इंडिया से बाहर कहीं भी हों आप उसके मेंबर बन सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी पे बैक टू सोसाइटी में विश्वास करते हैं और सोसाइटी को वापस देने में विश्वास करते हैं, उनके लिए महावीर इंटरनेशनल एक आइडियल संस्था है, टोटली ट्रांसपेरेंट संस्था है। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मिनिमम है, हार्डली 1 और 2% टोटल कलेक्शन का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रहता है, और अदरवाइज पूरा पैसा सेवा के काम में लगता है और बहुत टोटली ट्रांसपेरेंसी से लगता है पूरे बहुत महावीर इंटरनेशनल। बिल्कुल। आपके पत्नी फ्रेंच मूल से है, मिसेस फ्रेडरिक, और 3 आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, दोनों ट्विंस है बच्चे, और बड़े प्यारे नाम हैं उनके, एकम, आर्का और एलोइस। तो ये जो संस्कृति का डिफरेंस है वो कहीं आपको इतना सुंदर सामंजस्य बैठा के रखे हैं आपने, तो इसमें कहीं आपको दिक्कत या कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा कहीं भी? नहीं, उसका मेरी पत्नी का जो घर परिवार है वो भी बहुत सीधा और अच्छा ही है। उसके पिताजी भी फाइनेंस में थे, मदर होम मेकर ही थी। आई थिंक सिर्फ एक चीज पे हमको अग्रीमेंट करना रहा, मेरी वाइफ को और मुझे, कि भाई 100% वेजिटेरियन बनना है। तो जब शादी वादी की बात चली, मैंने कहा 100% वेजिटेरियन पर, तो उसने बोला कि तो बहुत इजी बात है कि मैं तो ऑलरेडी वेजिटेरियन हूँ। उसके पेरेंट्स नहीं है और वो ऑलरेडी वेजिटेरियन थी जब मुझसे मिली थी। तो एक बार आप वेजिटेरियन हो गए तो ठीक है, बाकी तो फिर सब रहना करना ही है। बच्चों को मैनेजेबल एब्सोल्युटली मैनेजेबल है, स्पेशली क्योंकि इंटरेस्ट भी वही है, उसको भी बाहर थोड़ा घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे भी, और वो भी बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह करती है तो मैं भी बच्चों की, मतलब घर परिवार तो फिर बढ़िया। एक वेजिटेरियन पे ही एक वो था, और हमारे बच्चे भी 100% वेजिटेरियन है। वो तो बेचारे कभी जाते भी हैं किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह में, और वहां अगर कुछ भी नहीं होता तो बेचारे घर आके पूछे क्या खाया पिया, भाई कुछ नहीं खाया पिया, क्यों, कुछ था ही नहीं खाने पीने को। तो और वो सोचते भी नहीं है। उनका मतलब ऐसा है अब कि कितना मजबूत हो गए वेजिटेरियन है तो खाएंगे, नहीं है तो ठीक है आगे बढ़ो। मतलब कितने तो मजबूत हो आई गए एम प्राउड दे आर रियली एबल टू, बिल्कुल स्कूल बिल्कुल में भी बिल्कुल जाते करते हैं, कभी कैफेटेरिया से कुछ नहीं लेके करते फिरते। एंड बट द गुड थिंग इज कि वो लोग किसी और को जज भी नहीं करते, क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स हैं वो करते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई, बिल्कुल तुम जानो, ठीक है। तुम्हारा जीव जाने, तुम्हारे कर्म जाने, ऐसा। टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ा के रखा है आपने उनका, बच्चों का। और रियली हैट्स ऑफ टू यू, बोथ ऑफ यू, कि आपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। और बच्चों को भी थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इतने एडवर्स माहौल में, एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट माहौल है जहाँ पे 90% आई थिंक पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, उनके बीच में ये चीज़ को फॉलो करना और जैनिज़्म को फॉलो करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के संस्कार, आपके संस्कार बहुत प्रभावी रहे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं इस चीज़ के लिए।
होपफुली सब कुछ, मैं तो कहूँगा सब पिताजी, माताजी, मेरे नाना जी, नानी माँ, दादाजी वगैरह से ही आया है। बिल्कुल। सब्जेक्ट की स्टडी करने के अलावा और कोई बुक्स, कुछ लिटरेचर वगैरह में इंटरेस्ट रहता है, समय मिल पाता है पढ़ने के लिए? बचपन में ही खूब कॉमिक्स और खूब नॉवल पढ़े। मेरी माताजी मेरे खूब कान मरोड़ती थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बैठता तो साथ में किताब खुली ही रहती थी, कोई कॉमिक या कोई ना कोई बुक, और खाने के साथ में कुछ पढ़ने के लिए। आजकल के बच्चे खाने के साथ में देखते हैं, हम खाने के साथ में बैठ के पढ़ते थे। पर आजकल अब कम हो गया है। अब ज़्यादा नॉवल वोवल नहीं पढ़ पाता, समय नहीं मिलता। यूजुअली जैसे आपने कहा, पेपर्स, जर्नल पेपर्स और न्यूज़पेपर्स में समय जाता है, और जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, पर वो भी समय अभी गृहस्थावस्था में थोड़ा कम ही है। डिफिकल्ट है। आरव जी, आपसे बात करते हुए समय का बिल्कुल पता नहीं चला मुझे तो, और ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे और बात चले तो और आनंद आएगा और जानने को मिलेगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम की एक मर्यादा है कि हम 5:30 को नॉर्मली क्लोज कर देते हैं। और जाते जाते एक लास्ट आपसे सवाल कहिए, एक रिक्वेस्ट कहिए कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक चांस दिया आकर के मेरी कहानी सुनाने का। मैसेज तो बस यही है कि महावीर इंटरनेशनल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, और इसी को एक मॉडल और रोल मॉडल बना करके दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना ही चाहिए। बस यही है। बहुत बहुत आभार आपका। इतना आज आपको सुबह सुबह जल्दी उठाया, आपका इतना कीमती समय लिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपकी अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ साझा की, उसके लिए अगेन बहुत बहुत आभार। थैंक यू। 2 मिनट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम पिछले एपिसोड से एक प्रश्न पूछते हैं ऑडियंस को, और उसके बाद में हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। मैं हूँ यहीं पे। हाँ जी। कल हमारे साथ हेमा जी जैन जुड़ी थी, तो उनके कार्यक्रम से हमारा एक प्रश्न है कि उनके रीजन में कितने जोन हैं, उनके रीजन में कितने सेंटर्स हैं रादर। तो शिल्पा जी प्लीज देखें किसका आंसर सही आ रहा है। हेमा जी के रीजन में कितने सेंटर्स हैं? जी सर नंदिनी छल्लानी जी ने लिखा है 26। अभी अपने वेट कीजिए, नंदिनी जी ने ऑलरेडी मिल चुका है उनको अवार्ड। नहीं, वो ये नंदिनी छल्लानी जी हैं, इनको शायद नहीं मिला है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आंसर सही है उनका, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको नंदिनी जी। और हम इसी के साथ में पूरे ऑडियंस का और आरव जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करते हैं, और आज के लिए हमारे कार्यक्रम को पूरा करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर जुड़ेंगे आप सभी के साथ में। तब तक के लिए जय महावीर, नमस्कार, थैंक यू। जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर।